सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। CGPSC 2024 की इस श्रृंखला में उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी इस तैयारी और सफलता के बीच में अगर छोटा मोटा कोई अवरोध है, कुछ के लिए बहुत बड़ा अवरोध भी होता है, तो उसको आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी जो CSET का पेपर है, यानी पेपर 2 जो दोपहर में 3 से 5 होता है और कई लोगों के लिए एक पहाड़ सा हो जाता है, तो उस पहाड़ को आज काटने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएं जिसका प्रयोग करके आसानी से इस मैथ्स रीजनिंग वाले यानी CSET वाले क्वेश्चन पेपर को हम आसानी से क्लियर कर दें। आपको सामान्य समझ होगी, जरूर सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता होगी कि जब तक हम पेपर 2 को क्लियर नहीं करेंगे तब तक पेपर 1 जो है चेक नहीं होगा। और पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 33% और ST SC OBC और अगर जो भी आप पढ़िए कुछ और अगर छूट होगा तो उसके लिए 23% आपको लाना कंपल्सरी है। 23% अगर मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में हम केवल मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। इसकी एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में हम हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और उस सेकेंड क्लास में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे हम क्रैक करें, वो बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो। तो आज चर्चा कर लेते हैं गणित और रीजनिंग के किस पार्ट से क्वेश्चन कंपल्सरी पूछा जाता है। हालांकि अगर आप पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो प्रश्नों में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो फिर मैं 2023 में CGPSC प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था 2023 का, उस 2023 का CSET के पेपर में किस इलाके से, किस एरिया से कितने क्वेश्चन आए थे मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, उस पर हम आज गहन विश्लेषण करेंगे, नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, मैथ्स से 27 प्रश्न और गणित से 21 प्रश्न। अगर हम इसको जोड़ देते हैं 2023 के प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 45 से लेकर के 48 क्वेश्चन, यानी मोटे तौर पर मान के चलिए कि 40 से लेकर 50% क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का ही होगा। ध्यान रखिए इस चीज को आप। बहुत दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ्स का जो पार्ट है बड़ा अच्छा है, उनके लिए आसान होता है, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन होता है। तो दोनों को अगर कंपैरेटिव, अगर हम तुलनात्मक तरीके से समझने का प्रयास करें तो आपको रीजनिंग वाले पार्ट में थोड़ा मेहनत कम लगेगा और मैथ्स वाले पार्ट में थोड़ा मेहनत अधिक लगेगा। तो आप हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और रीजनिंग, इन तीनों वाले पार्ट को लेकर ही आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, उतना टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार सिलेबस पर नजर मार लेते हैं 10 मिनट में। देखिए, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला जो पार्ट होता है, रमेश 5 मीटर दक्षिण गया फिर बाईं ओर मुड़ गया, इस प्रकार के सवाल आपने पढ़े होंगे। इस प्रकार के सवाल, अब चूंकि ये सिर्फ एनालिसिस है, क्वेश्चंस जरूर कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आ जाए, सॉल्यूशन भी दे दूं इसका, क्योंकि केवल वहां मैं दिशा परीक्षण से 4 क्वेश्चन आया है, अगर ऐसा लिख देता हूं तो हो सकता है कि आप सिर्फ अध्याय समझ पाए लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए वीडियो या आपके पास प्रश्न पत्र का होना भी जरूरी है ना। तो जो डायरेक्शन है वहां से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली क्या होता है कि डायरेक्शन से 1 से 2 प्रश्न रहते हैं। पिछले बार 4 प्रश्न आए हैं, लेकिन कंपल्सरी डायरेक्शन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है और बहुत आसान होता है। आप इस वाले टॉपिक को बिना पढ़े भी अगर आपके पास 4 प्रश्न आ रहे हैं तो सामान्य समझ रखते हुए आप 2 प्रश्न बिना गलती के, बिना हिचक के, बल्कि तो मैं कहूंगा कि 4 प्रश्न भी बना सकते हैं। तो आपके लिए अगर इसे हम ऐसा कहें कि इसे हम डिवाइड कर दें तो निश्चित तौर पर अगर डायरेक्शन की मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन के सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है, वर्गीकरण को आसानी से बनाया जा सकता है।
अरेंजमेंट 3 सवाल आए थे। अरेंजमेंट करने के लिए प्रश्नों को कोडिंग डिकोडिंग जैसा एक पार्ट है, क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझेंगे। तो इसको भी अरेंजमेंट को भी हम ग्रीन सूची में रखते हैं। रक्त संबंध से 2 सवाल आए थे। रक्त संबंध के जो दोनों सवाल थे आसान थे, उतने कठिन नहीं थे, ये भी ग्रीन की श्रेणी में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत कठिन नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न थे, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन से 4, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से 4, अरेंजमेंट से 3, ब्लड रिलेशन से 2, कोडिंग डिकोडिंग से 2, और अभी तक ये जो मैंने 5 टॉपिक बोले हैं, ध्यान रखिएगा ये पांचों के पांचों, यहां तक कि सदस्यता से भी 2, ये पांचों के पांचों जो सवाल हैं वो पिछले कई सालों से कंपल्सरी यहां रहेंगे। आप डबल टिक ले लीजिए ताकि आप इनको अच्छे से, इन टॉपिक को तो आप अच्छे से कर सके, ठीक है। ये कंपल्सरी यहां से प्रश्न रहेंगे। ऑर्डर से एक सवाल आया था, रैंकिंग से, वो बहुत आसान था। अब उसे अरेंजमेंट करेंगे तो ही बन जाएगा। तो ऑर्डर से भी लगभग सवाल हर साल पूछता है। कथन निष्कर्ष से भी एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। कथन निष्कर्ष वाला जो पार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष को अपन रेड पेन से इंगित कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप प्रश्नों को कितने सही तरीके से पढ़ रहे हैं और कैसा पूछा गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कथन निष्कर्ष वाला जो सवाल था, ध्यान रखिएगा, इस बार कथन निष्कर्ष वाला सवाल दिया था और न्याय से क्वेश्चन नहीं आया था, बल्कि अगर पिछले वाले को देखेंगे तो आप न्याय के सवालों को सिलोजिज्म क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें मैं एड करना चाहूंगा, आप सिलोजिज्म की भी तैयारी कीजिएगा। इसमें भले ही ना आया हो, वो एक पार्ट ऐसा है जो थोड़ा डेंजर हो सकता है। कैलेंडर से इस बार 2 सवाल दिए गए थे, दोनों आसान थे। एक सवाल कठिन था, एक सवाल आसान था। तो आप कैलेंडर की तैयारी कर लीजिए। इसके लिए जो ट्रिक लगेगा, आप ट्रिक का प्रयोग कीजिए। ट्रिक और बेसिक इन दोनों को पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कैलेंडर कंपल्सरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष से एक सवाल था और तर्क निष्कर्ष से एक सवाल था। इसमें एक तो समय जाता है, तो आप देख लीजिएगा, सवाल पढ़िए, समय है तो बनाइए। सवाल समय नहीं है तो किस प्रश्नों को बनाना है, किसको छोड़ना है, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अभी सिर्फ हम सिलेबस को पकड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष से लगभग 2 से 3 प्रश्न थे और अलग अलग कैटेगरी के थे। कथन निष्कर्ष, कथन तर्क निष्कर्ष और एक कथन निष्कर्ष। उसके बाद शायद यहाँ थोड़ा सा मैं सुधारूंगा, इसको आप हटा दीजिएगा, यहाँ आप 26 कर लीजिए इसको, ये 26 है। कथन निष्कर्ष 2 हो चुका है, ये 26 प्रश्न थे, 27 नहीं है, वो डबल रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 2 प्रश्न और विविध थे। ये अनुमति डेंजर है। अनुमति के लिए आपको समय लगेगा। आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, कभी क्रम दे देता है, कभी ऑर्डर दे देता है, कभी कुछ देता है। अनुमति का मतलब है पजल, पजल को अनुमति कहते हैं। पजल मतलब आपको कम से कम 8-10 लाइन वाला एक प्रश्न दिया देगा और 8-10 लाइन के प्रश्नों को आप पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके आधार पर आपको प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे। तो आपके पास अगर समय बच रहा है तभी इन प्रश्नों को आपको बनाना रहता है। शुरू में बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे अपन रेड पेन से इंगित करते हैं। तो मतलब देख लीजिए, आप जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है उसमें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको रेट कम मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इन टॉपिक्स को, अनुमति को छोड़ दें हम, कथन निष्कर्ष को छोड़ दें हम, तो कुछ पार्ट को अगर छोड़ देते हैं तो इन पार्ट को छोड़ने के बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट होंगे वो बहुत आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम पहुंचते हैं मैथ्स की तरफ, और मैथ्स में अगर हम पहुंचेंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से कंपल्सरी क्वेश्चन हर बार पूछता है। थोड़ा सा देखते हैं कि किस इलाके से प्रश्न हर बार पूछेगा। आयु से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, परसेंटेज से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इस बार टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न दिए गए थे। साधारण ब्याज से एक प्रश्न दिया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न नहीं दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज कठिन पड़ता है, तो अभी समय आपके पास कम होगा तो उसको आप छोड़ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को आएगा भी तो एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ने को मिलेंगे उसमें, लेकिन समय अधिक लगेगा उसकी तैयारी करने के लिए। तो साधारण ब्याज पढ़ लीजिए, साधारण में साधारण है, नहीं पढ़ेंगे तो भी सवाल बना सकते हैं। एवरेज कंपल्सरी पढ़ा जाना चाहिए आपको। इस बार तो एक प्रश्न दिया गया है, एवरेज से कम 2 से 3 प्रश्न पूछता ही है। रेशियो प्रोपोर्शन से हमेशा पूछता है। रेखा एवं कोण से सिर्फ एक प्रश्न पूछा है इस बार, यहां से भी 2 प्रश्न पूछता है। ये समांतर श्रेणी का जो सवाल है और क्रमचय संचय का जो सवाल है, ये जो 2 सवाल आप देख रहे हैं, ये जो 2 सवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो समांतर श्रेणी का जो सवाल है और जो क्रमचय संचय का जो सवाल है, 2 सवाल है। ये 2 सवाल
आउट ऑफ सिलेबस है। सीजीपीएससी मेंस की जब तैयारी करेंगे आप तो समांतर श्रेणी आपको वहां मिलेगा। क्रमचय संचय का एक सवाल अरेंजमेंट करने के लिए दे दिया गया था, तो ऐसे सवालों को आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, अभी आप मत कीजिएगा। नंबर सीरीज को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य तर्क आप सामान्य तरीके से रीजनिंग के कुछ टॉपिक बना रहे हैं तो नंबर सीरीज में समय वेस्ट करना सही नहीं है। बनेगा एक बार देख लीजिए तो बनाइए, नहीं तो समय खराब होगा इसमें। तो इसलिए इस वाले हिस्से को भी आप छोड़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चाल दूरी समय से 2 प्रश्न दिया गया था, सरलीकरण से 1 प्रश्न दिया गया था, इस बार कम क्वेश्चन दिया गया था सरलीकरण से। आवृत्ति, आयत और बार ग्राफ, इसको मिलाकर लगभग 3 से 4 प्रश्न थे। आवृत्ति, आयत और बार ग्राफ से दो प्रश्न, दो क्वेश्चन के 2 ग्रुप थे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस बार पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो अगर हिसाब किताब हम लगाते हैं यहाँ पर तो टोटल देख सकते हैं आपको 21 प्रश्न पूछा गया है। जो सबसे सरल और सबसे इंपॉर्टेंट है उसे अगर हम डिवाइड करेंगे, जिसको आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी आप पढ़िए, जहां से क्वेश्चन आएगा तो है औसत, इसको आपको पढ़ना ही है। यह है अनुपात समानुपात, इसको आपको पढ़ना है। ये साधारण ब्याज, इसको आपको पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है। परसेंटेज आपको पढ़ना है। आयु आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा लाभ हानि आपको पढ़ना है। चाल दूरी समय भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सरलीकरण के सवाल पे समय खराब नहीं करेंगे। और एक मैं जोड़ दूंगा यहाँ, अब पाई चार्ट को जरूर तैयार कीजिएगा। भले इस बार पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पाई चार्ट से हर बार कम से कम 2 से लेकर 4 एक चार्ट दे देगा, सरल है वो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 प्रश्न रहेंगे, कभी 2 कभी 3 कभी 5 ऐसा करके प्रश्न हर साल पूछता है। तो 23 में दी है तो 24 में इसके आने के चांसेस जनरली होंगे। तो आप आयु, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, समय कार्य, साधारण ब्याज, औसत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, चाल दूरी समय और पाई चार्ट, इतने वाले टॉपिक को आप कंपलसरी कर लीजिए। अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो बाकी जो आपको दिख रहा है उनको छोड़ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो 2023 में क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक से उतना ही प्रश्न पूछा। किसी एक एरिया से अगर 4 प्रश्न पूछा है तो अगली बार वहां से 1 प्रश्न भी नहीं आएगा। अगर 1 प्रश्न पूछा है तो अगली बार 4 प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी। और इतना कंपलसरी मैं तौर पे कहूंगा कि जिस टॉपिक को मैंने यहाँ पर साइन किया है रेड में, मैथ्स का, और इधर भी आप देख सकते हैं रीजनिंग का, उन टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। इतने को भी करेंगे तो उससे सवाल बनेंगे, जैसे कि डायरेक्शन कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ब्रॉडलेशन कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग कर दीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। रैंकिंग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैलेंडर को कर लीजिएगा। इतना कैलेंडर, सदृशता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, वर्गीकरण, इतना। तो इतने सिलेबस को आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं कैसे पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को, जिससे हम सी सेट पूरी तरह से क्रैक कर सके, अगली वीडियो में जरूर मैं बताऊंगा।